हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक CGL, SSC, बैंकिंग, रेलवेज सभी में इसका कुछ ना कुछ वेटेज होता है। तो अर्थशास्त्र हमारा पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अर्थशास्त्र को पढ़ने से पहले, इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए जिसकी सहायता से हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स को स्टडी कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र होता क्या है? तो अगर हम अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ देखें, अर्थशास्त्र 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 का मतलब क्या होता है? धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? धन का शास्त्र, यानी कि धन का शास्त्र। कहने का मतलब यह है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग अर्थ यानी कि धन तथा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तथा विश्लेषण करते हैं। बात समझ में आई? यानी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा, हम लोग साइंस भी कह सकते हैं, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत हम लोग धन तथा सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तथा विश्लेषण करते हैं। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी। सबसे पहले एक अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार का अध्ययन है। एक दूसरे अर्थशास्त्री हुए एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने बताया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन अगर सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम लोग देखें तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो अर्थशास्त्र होता है धन का विज्ञान होता है, साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग धन से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसी समय से 1776 के बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल इकोनॉमी, शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जन्म हुआ। इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता
कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। अर्थशास्त्र क्या होता है? धन का शास्त्र होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। और अर्थशास्त्र के अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी। अल्फ्रेड मार्शल ने बताया अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार का अध्ययन है, और एडम स्मिथ ने बताया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। और इन्हीं की बातों को फाइनली एक्सेप्टेड किया गया। मतलब कि बात सबका सही है, लेकिन अगर एक मोटे तौर पे देखिए तो हमको यही समझ में आता है कि एक्चुअल में अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत धन और धन से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, जहां से कि क्लासिकल इकोनॉमी, शास्त्रीय अर्थशास्त्र का विकास हुआ और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। अब देखो, मानव क्रियाएं जो होती हैं ना, मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, एक्टिविटी करता है, 2 पर्पज के लिए करता है। एक तो पहला पर्पज उसका वो होता है कि उससे कुछ उसको आर्थिक लाभ मिल सके, और दूसरा उसका पर्पज यह होता है कि उसको सामाजिक लाभ मिल सके या धार्मिक लाभ मिल सके, आत्मीय संतुष्टि मिल सके। तो पूरे मनुष्य की क्रियाओं को, पूरे ह्यूमन एक्टिविटी को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है। अगर मानव क्रियाओं के बारे में बात करें तो 2 प्रकार की मानव क्रियाएं होती हैं। मानव क्रियाएं, ठीक है, 2 प्रकार की मानव क्रियाएं होती है। एक होता है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरा होता है अनार्थिक, अनार्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। सभी मनुष्य, सभी व्यक्ति, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, 2 प्रकार की क्रियाएं करते हैं। एक आर्थिक क्रियाएं, दूसरा अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कैसी क्रियाएं होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा मनुष्य को, जिसके द्वारा मानव को आर्थिक लाभ मिलता है। जैसे कोई व्यवसाय करना, व्यवसाय करना, नौकरी करना, नौकरी करना, ये सब क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। व्यवसाय करने से भी धन अर्जित होता है, नौकरी करने से भी धन अर्जित होता है, इसलिए क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। दूसरा अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा उसको सामाजिक लाभ मिलता है, धार्मिक लाभ मिलता है। सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ, धार्मिक लाभ, धार्मिक लाभ। और कुल मिलाकर के बोले तो जो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, आत्मीय संतुष्टि के लिए मनुष्य करता है। यानी कि आत्मीय संतुष्टि, आत्मीय संतुष्टि। ठीक है। जितनी भी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वह आत्मीय संतुष्टि के लिए करता है। जैसे जो भी व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, धर्म के क्षेत्र में अपना योगदान करता है, समाज में एक दूसरे का कल्याण करता है, दूसरे की भलाई करता है। ठीक है। तो इससे उसको क्या फायदा होता है? उससे उसे वहां पर इकोनॉमिक टर्म के रूप में, आर्थिक रूप से कोई भी लाभ नहीं मिलता है, लेकिन उसको एक आत्मीय संतुष्टि मिलती है, सामाजिक प्रसिद्धि मिलती है, सामाजिक ख्याति मिलती है, जिसके लिए वह करता है। ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब देखो, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें कि हम लोग अध्ययन करते हैं कि आर्थिक क्रिया होने से क्या हमको प्रॉफिट हुआ, क्या देश को प्रॉफिट हुआ, क्या देश के नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, क्या सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि हुई। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। तो आगे हम लोग स्टडी करते हैं आर्थिक क्रिया के बारे में। ओके ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो 5 प्रकार की मुख्य आर्थिक क्रियाएं होते हैं जिन्हें हम लोग अर्थशास्त्र के प्रमुख स्तंभ भी कहते हैं। 5 आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस तरीके से हम एक बना रहे हैं। पहला आर्थिक क्रिया होता है उत्पादन, उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, उत्पादन, प्रोडक्शन। दूसरा उपभोग, उपभोग, कंजम्पशन, कंजम्पशन। तीसरा विनिमय, विनिमय, एक्सचेंज, एक्सचेंज। और चौथा होता है वितरण, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड पांचवा होता है लोक राजस्व, लोक राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। यही 5 प्रमुख आर्थिक क्रियाएं होती हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन, विनिमय, एक्सचेंज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, लोक राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। और इन्हीं 5 मुख्य आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र का 5 प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। यानी कि इन्हें अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का 5 प्रमुख स्तंभ, 5 प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। और इन्हीं 5 आर्थिक क्रियाओं से पूरी अर्थव्यवस्था रन करती है, पूरी अर्थव्यवस्था ऑपरेट होती है, संचालित होती है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग 5 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा इसमें उत्पादन, पहला हमारा है उत्पादन, उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। उत्पादन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की उपयोगिता अथवा उसके महत्व में वृद्धि करने की आर्थिक प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। यानी कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है, वह आर्थिक क्रिया है, क्रिया है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा वस्तु की उपयोगिता, उपयोगिता तथा उसके महत्व में, महत्व में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। बात समझ में आई कि नहीं? उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तु की उपयोगिता तथा उसके महत्व में वृद्धि होती है। जैसे देखो, कोई भी रॉ मटेरियल होता है तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो होता है उसका उतना ना ही महत्व होता है और ना ही उसकी उपयोगिता होती है। लेकिन उसी कच्चे माल से, उसी रॉ मटेरियल से जब हम लोग किसी नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं तो उस सब्सटेंस की उपयोगिता भी बढ़ जाती है और उसका महत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उत्पादन वह प्रक्रिया है, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तु की उपयोगिता और उसके महत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखो, किसी भी वस्तु या किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का उत्पादन करने के लिए 3 मुख्य चीज़ों को यूज करना या 3 मुख्य चीज़ों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीज़ें क्या है? पहला हमारा होता है श्रम, श्रम जिसको बोलते हैं लेबर। ठीक है, दूसरा हमारा होता है पूंजी, पूंजी यानी कि कैपिटल। और तीसरा हमारा होता है तकनीक, तकनीक मीन्स टेक्निक, टेक्निक। यानी कि किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है, लेबर, पूंजी और तकनीक। लेबर क्या करता है? वस्तु को प्रोड्यूस करता है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग किसी फैक्ट्री या कंपनी में देखें तो रॉ मटेरियल होता है और उस रॉ मटेरियल को हम लोग लेबर के थ्रू क्या करते हैं? मशीनिंग प्रोसेस करते हैं और एंड आफ्टर मशीनिंग प्रोसेस वह प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो लेबर की जरूरत होती है। दूसरा कैपिटल, कैपिटल का मीन्स पूंजी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए
किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए या रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पूंजी की, कैपिटल की, जिसके थ्रू हम उस रॉ मटेरियल को बाई करेंगे, उस रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, टेक्निक की जरूरत पड़ेगी कि हम कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सा तकनीक यूज कर रहे हैं, कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बात क्लियर है? तो 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है किसी भी उत्पादन के लिए, लेबर, कैपिटल एंड टेक्निक। तो अगर हम उत्पादन का एक अलग वे में डेफिनेशन दें तो उत्पादन क्या होता है? इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया को ही उत्पादन कहते हैं, यानी कि आगत को निर्गत में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि देखो, जैसे हम किसी भी मशीन में क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और इनपुट के फॉर्म में क्या देंगे हम लोग, रॉ मटेरियल देंगे, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल देंगे। आप सपोज करोगे हमने एक टेक्निक यूज की और वो टेक्निक मशीन में हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग, ठीक है। हमने एक इनपुट को, रॉ मटेरियल को मशीन में दिया जहां पे प्रोसेसिंग हुआ, और यहां से हमको क्या मिल गया, हमको यहां से मिल गया आउटपुट, यानी कि हमको मिल गया उत्पाद, ठीक है। तो प्रोडक्शन या उत्पादन वह प्रक्रिया होता है जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आगत को निर्गत में परिवर्तित करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। दूसरा हमारा आता है उपभोग। उपभोग, उपभोग मीन्स कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, उत्पाद को उपयोग करने की प्रक्रिया ही उपभोग कहलाती है, यानी कि उत्पाद को उपयोग करने की क्रिया, उत्पाद का उपयोग करने की क्रिया उपभोग कहलाती है, उपभोग कहलाती है। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यूज ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंजम्पशन, ठीक है। यूज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंजम्पशन, जो भी उत्पाद हो रहा है उसका प्रयोग करना है, उसका उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। तो अब जैसे कि हम लोग उपभोग कैसे करते हैं, देखो दो चीजें होते हैं, 2 प्रकार के इस सिस्टम में लोग होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है उत्पादक, जो कि किसी भी प्रोड्यूस का प्रोडक्शन करता है, उत्पाद करता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर जिसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता। एक हमारा होता है उत्पादक और दूसरा होता है हमारा उपभोक्ता। तो उत्पादक क्या करता है, किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, और उपभोक्ता क्या करता है, उस वस्तु या सेवा को यूज करता है और उसके बदले उसको मूल्य अदा करता है। यानी कि उत्पादक क्या करेगा, यहाँ पे अपना उत्पाद देगा कंज्यूमर को, और उपभोक्ता क्या करेगा, यहाँ से प्रोडक्ट उत्पादक को मूल्य देगा। तो इस तरीके से उत्पादन का उपयोग किया जाता है उपभोक्ता द्वारा। तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं। तीसरा हम लोग चलते हैं विनिमय के बारे में। ओके, तीसरा हमारा है विनिमय, विनिमय, एक्सचेंज। देखो, अगर विनिमय का मोटे तौर पर अर्थ देखें तो क्या होता है, आदान प्रदान करना। लेकिन किसी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आदान प्रदान का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु या सेवा के बदले हमको आर्थिक मूल्य की प्राप्ति होना, ठीक है। यानी कि विनिमय का मतलब क्या होता है, वस्तु या सेवा के बदले हमको आर्थिक मूल्य की जब प्राप्ति होती है तो उसको हम लोग कहते हैं विनिमय, ठीक है। तो विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कोई प्रोड्यूसर है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उत्पादित किया,
और उस प्रोडक्ट का क्या करेगा, मार्केट में उसको क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, वो मार्केट में ले जाएगा, उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को सेल करेगा और उसके बदले में क्या मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे, उसके बदले में उसको धन की प्राप्ति होगी, उसके बदले उसको मूल्य मिलेगा। ठीक है, तो अब किसी भी वस्तु या किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में क्या प्राइस होगा, क्या मूल्य होगा, वह निर्धारित करेगा मार्केट की स्थिति पर, बाजार की प्रतिस्पर्धा पर। ठीक है, तो अगर प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मूल्य कम होगा, और अगर प्रतिस्पर्धा कम नहीं है तो क्या होगा, मूल्य ज़्यादा मिलेगा। तो विनिमय का सिंपल सा मतलब यही होता है कि वस्तु और सेवा के बदले, वस्तु और सेवा के बदले, सेवा के बदले आर्थिक मूल्य का लाभ, वस्तु और सेवा के बदले आर्थिक मूल्य का लाभ क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। ठीक, फोर्थ हमारा है वितरण। फोर्थ हमारा है वितरण। वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है, किसी देश, किसी संस्था या किसी कंपनी द्वारा उत्पादित सेवाओं और उत्पाद को उपभोक्ता तथा नागरिकों तक पहुंचाने का जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं वितरण तंत्र। ठीक है, वितरण तंत्र क्या होता है, किसी देश, संस्था अथवा कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद व सेवाओं को देश के उपभोक्ता तथा नागरिकों तक पहुंचाने का तंत्र वितरण तंत्र कहलाता है। वितरण तंत्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी है या कोई भी कंट्री है या कोई भी संस्था है, किसी प्रोडक्ट को बनाती है, तो उस प्रोडक्ट को पूरे कंट्री में, पूरे देश में बेचने के लिए, पूरे देश में सेल करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो वितरण प्रणाली होता है उसी का वो प्रयोग करता है। अब देखो, हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम लोग वितरण का अध्ययन क्यों करते हैं, वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी क्यों करते हैं। तो वितरण का स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, जो भी प्रोडक्ट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, उसका हमारे देश के नेशनल इनकम, हमारे देश के राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मजदूरी और लाभ, ठीक है, में क्या योगदान होता है। मतलब कि जो भी हम देश में वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, उस वस्तु या सेवा का हमारे देश के राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में कितना योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना योगदान है, हमारे देश में मजदूरी में क्या उसका योगदान है, और हमारे देश के में जो आर्थिक लाभ हो रहा है उसमें क्या योगदान है। इसके लिए हम लोग पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वितरण तंत्र होता है। फिफ्थ हमारा होता है लोक राजस्व। फिफ्थ हम लोग यहाँ पे देखते हैं लोक राजस्व। पब्लिक फाइनेंस। लोक राजस्व के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, लोक आय, लोक व्यय, राजस्व प्रशासन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, लोक आय, ठीक है, लोक व्यय, उसके बाद राजस्व प्रशासन, और उसके बाद क्या, लोक ऋण। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं लोक राजस्व के अंतर्गत। ठीक है, ये जो पांचों क्रियाएं होती हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लोक राजस्व,
ये अर्थव्यवस्था के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिस पे कि किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था कार्य करती है, अर्थव्यवस्था संचालित होती है। तो आज का लेक्चर अर्थव्यवस्था का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सिंपली अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन और उसके इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको डील करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।